हेलो लर्नर्स, आप सभी को बिल्कुल एक नए वीडियो पे स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के। यदि आप क्लास 11 के स्टूडेंट है और आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, तो मैं ये जियोग्राफी के ही एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 3 है और ये पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर 3 का। यदि आप इसके पहले का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 11 सेमेस्टर 1। आप वहां से जाकर उस वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो चैप्टर 3 का, और ये पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप वहां से मेरे से कनेक्ट होकर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के तहत पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात बता दूं आप सभी को कि मैं लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से ख़ास तौर पे अभी क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए लगातार हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बना रहा हूँ। मैं अभी इस चैनल पर हिंदी का लगभग सभी चैप्टरों के ऊपर एमसीक्यू का वीडियो बना चुका हूँ, हिस्ट्री लगभग पूरा कर चुका हूँ, पॉलिटिकल पूरा कर चुका हूँ और जियोग्राफी को लेकर चल रहा हूँ। जियोग्राफी के बाद मैं एजुकेशन को बताऊँगा, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद इकोनॉमिक्स। और मेरा जो टारगेट है कि अगस्त लगभग 15 तक इन सभी सब्जेक्टों को पूरा कर देंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर से शुरू हो जा रहा है। तो फटाफट एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए ना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो अभी आपको यूट्यूब पे मिलना बहुत मुश्किल है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाए, और नंबर लाने के बाद आप ज़रूर मेरे को बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पृथ्वी के संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर कौन सा भूकंप आता है? तो ये भू संतुलन भूकंप। पृथ्वी की प्राथमिक लहरें किस प्रकार की होती है? तो यह अनुवर्ष लहरें होती है। ज्वालामुखी भूकंप किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो लावा और गैस का उद्गार। पृथ्वी का संतुलन ठीक करने के लिए कौन सी क्रिया होती है? तो यह होता है भू संतुलन समायोजन। भूकंपीय लहरों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से कौन सी लहरें तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती है? तो द्वितीयक लहरें। भूकंप का गहराई पर वर्गीकरण में कौन सी श्रेणी सबसे गहरी होती है? तो गहरे भूकंप। किसी ज्ञात या अज्ञात कारण से पृथ्वी के अचानक कांप उठने की क्रिया को क्या कहते हैं? अरे इसी को तो भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में सिकुड़न एवं संकुचन के कारण कौन सा भूकंप उत्पन्न होता है? तो संकुचन भूकंप। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण जब भूपटल पर तनाव या दबाव पड़ता है तो कौन सा भूकंप आता है? तो विवर्तनिक भूकंप। भूकंप की लहरें किस दिशा में फैलती है? तो केंद्र से बाहर की ओर। भूकंपीय लहरों का पहला ज्ञान किस स्थान पर होता है? तो यह अधिक केंद्र में। रिक्टर मापक पर भूकंप की तीव्रता 7.0 होने पर क्या अर्थ है? तो भयंकर भूकंप। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्लेटें कहाँ टकराती है? तो प्लेट किनारों पर। ज्वालामुखी भूकंप के मुख्य कारण क्या है? तो लावा का उद्गार। उसके बाद देखिए, प्रशांत का अग्निवृत्त किसे कहते हैं? तो परिप्रशांत पेटी को। किस पेटी में संसार के लगभग 40% भूकंप आते हैं? तो परिप्रशांत पेटी में। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो जापान में। मध्य महाद्वीपीय पेटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरेशिया में। किस पेटी में भूकंप आने का मुख्य कारण समुद्र तली का प्रसार है? तो मध्य अटलांटिक पेटी। परिप्रशांत पेटी का अन्य नाम क्या है? तो प्रशांत का अग्निवृत्त। भारत के मुख्य भूकंपीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 3000 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है। हिमालय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो जम्मू कश्मीर से लेकर असम मणिपुर तक। किसी क्षेत्र को अधिक केंद्र क्या
कहा जाता है, तो जहां सबसे अधिक भूकंप आते हैं। भारत के किस क्षेत्र में पर्वत निर्माण की क्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, तो हिमालय क्षेत्र में। कश्मीर में कब भूकंप आया था, तो 1828 ईस्वी में। उत्तर काशी में कब भूकंप आया था, तो 1991 में। गंगा सिंधु क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश। दिल्ली में कब भूकंप आया था, तो 1960 में। भारत के किस क्षेत्र को न्यून प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र को। मुंबई में कब भूकंप आया था, तो 1818 में। लातूर में कब भूकंप आया था, तो 1993 में। पंजाब एवं हरियाणा का कुछ भाग किस मंडल में आता है, तो ये आता है आपका मध्य मंडल में। दिल्ली किस मंडल में आता है, तो मध्य आपका मंडल 4 में आता है। ये भी मंडल 1 में आता है, सॉरी जोन 1 थोड़ा सा गलत बोल दिया था हड़बड़ी में। भारत के किस राज्य में अधिकतम क्षति एवं जोखिम वाला मंडल स्थित है, तो गुजरात। आगे देख लीजिए फटाफट कि भूकंप एक आकस्मिक घटना है। इसके विनाशकारी प्रभाव के कारण इसे मनुष्य के लिए अभिशाप माना जाता है। इसके विनाशकारी प्रभाव अधिक दिखाई देते हैं, जबकि संरचनात्मक कार्य नगण्य ही होते हैं। ठीक है, इसकी हानियाँ क्या क्या है, ये मैं इतना विस्तृत नहीं पढ़ पाऊँगा, आप लोग इसे धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसे पढ़ के आप लोग समझ लीजिएगा। इसके लाभकारी भी कुछ प्रभाव होते हैं, देखिए दिया हुआ है, बहुत सारे लाभकारी प्रभाव है भूकंप के, ये भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये बहुत ही MCQ टाइप क्वेश्चन से आंसर है। भूकंप के कारण कौन कौन से प्राकृतिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो ये उपयुक्त सभी जो हैं। भूकंप के कारण उत्पन्न समुद्र की भयंकर लहरों को क्या कहा जाता है, तो सुनामी। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में। भूकंप के कारण सबसे अधिक धन जन की हानि किस प्रकार की होती है, तो भवनों का गिरना। भवन माने घर, महल। भूकंप से उत्पन्न नए स्थलाकृतियों में से कौन सा एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका नए द्वीपों का निर्माण। गुजरात में 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप से कितने लोग मारे गए थे, तो ये देख लीजिए लगभग 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। भूकंप के कारण उत्पन्न किस प्रभाव को जापान में सुनामी कहा जाता है, तो समुद्र में भयंकर लहरें। भूकंप से होने वाली इसोटैक्टिक एडजस्टमेंट प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या है, तो पर्वत निर्माण। भूकंप से उत्पन्न फायदों में से एक कौन सा है, तो ऊंचे पर्वतों का निर्माण। भूकंप से समुद्र तटीय क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, तो ये दोनों होगा, बी और सी भी होगा। भूकंप के कारण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो हिमालय क्षेत्र है। भूकंप के बाद तटीय क्षेत्रों में उठने वाले भयंकर लहरों को क्या कहा जाता है, तो सुनामी कहते हैं। भूकंप से होने वाली सबसे बड़ी हानि क्या है, तो भवनों का गिरना। भारत में 1993 में आए भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो लातूर। भूकंप से होने वाले किस लाभ के कारण नई जल स्रोत उत्पन्न हो जाते हैं, तो मोड़ या भ्रंश। भूकंप के कारण धरातल पर दरारें पड़ने से कौन सा परिणाम हो सकता है, तो नदियों का मार्ग अवरुद्ध होना। आगे भूकंप के कारण उत्पन्न नए स्थलाकृतियों में से एक उदाहरण दीजिए, तो नए द्वीपों का निर्माण। भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम भूकंप आते हैं, तो दक्कन पठार में। भारत के कारण भूकंप के कारण सबसे अधिक प्रभावित जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा के मैदान। भूकंप के कारण किस कारण से कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है, तो बालू का फैलाव, माने भूकंप आने से चारों तरफ बालू भी फैल सकते हैं, तो कृषि कहाँ से होगा, बालू में। सागर तली में अचानक परिवर्तन तथा अव्यवस्था से प्रारंभ होने वाले सागरीय कंपन को क्या कहते हैं, तो इसको सागरीय कंपन कहते हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो जापानी भाषा है ये सुनामी। सुनामी में लहरों की तीव्रता किनारों की तरफ कैसे बढ़ती है, तो बढ़ती ही जाती है। सागर तली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, तो गर्त का। 1883 ईस्वी में
क्राकाटाओ में ज्वालामुखी उद्गार के कारण कितनी ऊंची सुनामी उत्पन्न हुई थी? तो 120 फीट। सुनामी लहरों की ऊंचाई साधारण तौर पर कितनी होती है? तो 3 से 4 फीट। सुनामी लहरों का आविर्भाव किन कारणों से होता है? तो उपयुक्त सभी होगा। सुनामी के आविर्भाव के लिए सागरीय जल का किस दिशा में विस्थापन आवश्यक है? तो चारों तरफ से गर्त की तरफ। उसके बाद समुद्र की तली में कंपन से उत्पन्न सुनामी लहरों की ऊंचाई असामान्य परिस्थितियों में कितनी हो सकती है? तो सैकड़ों फीट। 1883 ईस्वी में क्राकाटाओ में ज्वालामुखी उद्गार के कारण कितने लोग काल के गाल में समा गए थे? तो 36,000 लोग। यहाँ पे देखिए सुनामी शब्द का सुभाग का अर्थ क्या होता है? तो बंदरगाह। सुनामी शब्द का नामी भाग का अर्थ का क्या मतलब होता है? तो लहर। सुनामी लहरों का सबसे विनाशकारी प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो तटवर्ती भाग में। सुनामी लहरों का जन्म किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से हो सकता है? तो उपयुक्त सभी है, ABC देख लीजिएगा। उसके बाद सागर तली में ऊपर की ओर उभार होने से क्या होता है? तो जल चारों ओर तीव्र से विस्थापित होता है। सागर तली में परिवर्तन के कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो वायु प्रदूषण। सुनामी लहरों की ऊंचाई किस घटना के दौरान 120 फीट तक हो गई थी? तो 1883 ईस्वी में क्राकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट। उसके बाद सुनामी लहरों का आविर्भाव किनारों पर किन कारकों से होता है? तो उपयुक्त सभी है। सागर तली में विस्थापन के कारण कौन सा प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होता है? तो सुनामी। सुनामी लहरों की आवृत्ति किन पर निर्भर करती है? तो सागरीय कंपन की तीव्रता पर। सुनामी लहरों का आविर्भाव अधिकतम प्रभाव किस प्रकार के तट पर होता है? तो रेतीले तट पर। सुनामी के समय लोगों को किस दिशा में भागना चाहिए? तो ऊंचाई की ओर। उसके बाद सुनामी के समय बचाव कार्यों में कौन सा संगठन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सुनामी लहरों का वेग किस कारक पर निर्भर करता है? तो पानी की गहराई पर। सुनामी के समय किस प्रकार की संरचनाएं सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होती है? तो लकड़ी के घर। सुनामी लहरों का पूर्वानुमान किस तकनीक से किया जाता है? तो उपयुक्त सभी होगा। 2004 हिंद महासागर सुनामी में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा था? तो इंडोनेशिया। सुनामी लहरों का उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या था? तो सागर तली में भूगर्भित परिवर्तन। सुनामी लहरों का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो तटीय क्षेत्रों का विनाश। सुनामी लहरों की तीव्रता का निर्धारण किस उपकरण से होता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा होता है ये। सुनामी से बचने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? तो उपयुक्त सभी होगा। सुनामी के कारण समुद्री जल का स्तर कितनी तेज़ी से बढ़ जाता है? तो 1 मीटर प्रति सेकेंड। सुनामी लहरों का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भूगर्भिक गतिविधियाँ। सुनामी के समय किन क्षेत्र को सबसे पहले चेतावनी दी जाती है? तो तटीय क्षेत्रों को, यानी तटीय माने जो समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्र होते हैं। सुनामी लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी संरचना सबसे उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त सभी होगा। सुनामी लहरों के पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार के मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो ये सिक्मिक मॉडल है ये। जो विखंडन, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका विस्तृत जानकारी दिया गया है इसमें, ओके। अपर्दन के बारे में देखिए लिखा हुआ है, अपर्दन के प्रकार एवं रूप के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न आएगा आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए, जैविक विखंडन पर कुछ क्वेश्चन है कि जैविक विखंडन का मुख्य कारण कौन सा है? तो जीव जंतु। कौन से जीव जंतु चट्टानों में बिल खोदकर जैविक विखंडन में सहायक होते हैं? तो ये उपयुक्त सभी है। पेड़ पौधों की कौन सी संरचना चट्टानों की दरारों में प्रवेश करके उन्हें विखंडित करती है? तो जड़ें। मनुष्य किस कार्य के द्वारा चट्टानों का विखंडन करता है? तो उपयुक्त सभी है। केंचुए किस प्रकार से मिट्टी को पोली करते हैं?
तो उन्हें क्या करते हैं, तो मिट्टी को खाकर। उसके बाद भौतिक विखंडन मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है, तो ताप में परिवर्तन के द्वारा। रासायनिक विखंडन मुख्यतः किस प्रकार के प्रदेशों में होता है, तो उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में। भौतिक विखंडन में चट्टानों का क्या होता है, तो ये भी एक विखंडन ही होता है, ठीक है। उसके बाद है रासायनिक विखंडन में चट्टानों का क्या होता है, तो अपघटन हो जाता है। उसके भूपृष्ठ की चट्टानों का घिसना, टूटना और विस्थापन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो यह अपरदन द्वारा होता है। अपरदन की प्रमुख क्रियाओं में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है, तो वायु दाब प्रवाह। बृहद संचालन की कौन सी प्रक्रिया नहीं है, तो अपवाहन। अपघर्षण क्रिया में चट्टानों को क्या कहते हैं, तो घिसना। अपवाहन क्रिया मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली होती है, तो शुष्क। सन्निघर्षण क्रिया में चट्टानों का क्या होता है, तो चूर्णित होना। जलदाब क्रिया में चट्टानों का क्या होता है, तो ये टूट जाती है। उत्पादन किस प्रकार की अपरदन प्रक्रिया है, तो ये हिमनद द्वारा होती है। रासायनिक अपरदन में किस क्रिया द्वारा चट्टानें भूलती है, तो संरक्षण के द्वारा। बृहद संरक्षण में धीमी गति से पदार्थों का खिसकना किस नाम से जाना जाता है, तो विसर्पण द्वारा। भूखंडन किस प्रकार की बृहद संचालन प्रक्रिया है, तो खिसकना। उसके बाद देख लिए जैविक विखंडन में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है, तो जल की क्रिया द्वारा चट्टानों का गलना। केंचुआ किस प्रकार का विखंडन प्रक्रिया में भाग लेता है, तो जैविक। उसके बाद पेड़ पौधों की जड़ें द्वारा चट्टानों की दरारों को चौड़ा करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो यह जैविक विखंडन। मनुष्य द्वारा भूमि खोदने की प्रक्रिया को कौन सा परिणाम होता है, तो चट्टान का विखंडन होता है। भौतिक विखंडन में कौन सी प्रक्रिया नहीं शामिल है, तो कार्बनिक। उसके बाद भौतिक अपरदन में कौन से प्रकार हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। अपरदन की प्रक्रिया में कौन सी शक्ति मुख्य रूप से शामिल होती है, तो गुरुत्वाकर्षण। सन्निघर्षण क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा होती है, तो जलाधार द्वारा। कौन सी प्रक्रिया चट्टानों के गोल चुकीले गिट्टियों में बदलने में सहायक होते हैं, तो सन्निघर्षण। उसके बाद जब हिमनद अपने साथ चट्टानों के टुकड़े को उखाड़ते हुए ले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसके उत्पाटन कहते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 3 भी ख़त्म हो जाता है और बहुत जल्द मैं चैप्टर नंबर 4 लेकर आऊँगा, 5 लेकर आऊँगा, 6 लेकर आऊँगा, 7, 8, 9 सारा कंप्लीट करने के बाद मैं एजुकेशन पे चला आऊँगा। तो चलिए, आप अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फटाफट मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। बेल आइकन को ज़रूर दबा कर रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको संग संग इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।